फिर एक बार भूषण साइंस यूट्यूब चैनल पे और भूषण साइंस प्लस के ऐप पर। तो मुझे यूट्यूब पे भी बच्चे देख रहे हैं और हमारे ऐप पर भी हमें बच्चे देख रहे हैं। मैं आपका लाइव क्लास ले रहा हूं बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर का फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट। और फार्माकोलॉजी को हम बहुत ज्यादा इजी कर देंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये जो लाइव क्लासेस है वो यूट्यूब पे चलता रहेगा। जो भी बच्चे हैं एक बार मुझे कमेंट करेंगे जो इस लाइव क्लास में ज्वाइन हो चुके हैं। हमारा थर्ड सेम का जो है ये गोल्डन बैच आ चुका है, ठीक है। आप जो ये यूट्यूब पे डेमो क्लासेस चल रहे हैं और मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ फार्माकोलॉजी, ठीक है। गोल्डन बैच 2.0 ये आपका डेमो क्लास 3 है। तो लाइव क्लासेस में हम हमारे फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। तो आपके बीएससी नर्सिंग सेमेस्टर एग्जाम के लिए जो फार्माकोलॉजी 1 को भी पढ़ोगे, फार्माकोलॉजी 2 को भी पढ़ोगे, ठीक है। तो उस सेमेस्टर एग्जाम के लिए हम आपको प्रिपेयर भी करवाते हैं और आपको जो है आपके सिलेबस अकॉर्डिंग हम लाइव क्लासेस भी करवाते हैं, ठीक है। तो जो बच्चा अगर पढ़ना चाहता है या एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर होना चाहता है तो इस क्लास को वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। जो भी बच्चे मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं उन सभी के लिए हेलो हाय। चलिए, तो गाइस गुड आफ्टरनून आप सभी को, गुड इवनिंग। मैंने लास्ट क्लास में ना आपको बहुत सारे चीजें जो है डिस्कस करवाए थे, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। लास्ट क्लास में हमने पहला यूनिट को डिस्कस किए थे, इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी। और इसमें मैंने आपको जो है फार्माकोलॉजी के बारे में डिस्कस करवाया था, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो यूनिट 1 को मैंने डिस्कस करवाया था, है ना। यूनिट 1 को कि फार्माकोलॉजी होता क्या है, ठीक है। और फार्माकोलॉजी बेसिकली 2 वर्ड से बना है, उसके बारे में मैंने बताया था। फिर डेफिनेशन ऑफ फार्माकोलॉजी बताया था, ठीक है। ये लास्ट क्लास में बताया था। जो बच्चे आज मुझे लाइव में देख रहे हैं, कल इसी यूट्यूब चैनल पे आपके 6 से 7 बजे मैंने लिया है, तो उसको भी आप देख लेना। फादर ऑफ फार्माकोलॉजी, फिर इसमें ड्रग क्या होता है, दवाई क्या होता है, ड्रग का बेसिकली हमने यहाँ पे डेफिनेशन भी देखा है डब्ल्यूएचओ के हिसाब से भी। ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी मैंने बताया था, ठीक है, कितने सारे ब्रांचेस होते हैं। तो फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक इसको मैंने डिस्कस भी किया था लास्ट क्लास में, ठीक है। कोई डाउट है तो मुझे पूछ लेना, ठीक है। अब सोर्स ऑफ ड्रग्स के बारे में भी मैंने डिस्कस किया था, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक होता है, ओके। इसको भी मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया। तो ये सारे लास्ट क्लास के कंटेंट हैं जो कि मैंने पढ़ाया था, ठीक है। आज हम इसके आगे बढ़ते चलते हैं। हाय मनीष नागेश्वरी, कैसे हो आप सभी लोग। तो आप लोग थर्ड सेम से हो क्या, एक बार मुझे कमेंट करेंगे। आप लोग सभी थर्ड सेम से हो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं बात कर रहा था सोर्सेस ऑफ ड्रग के बाद हम बात करते हैं नेचर ऑफ ड्रग के बारे में, ठीक है। नेचर ऑफ ड्रग, ठीक है, नेचर ऑफ ड्रग्स। तो ड्रग तो मैंने बताया कि भाई ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं और इनका इस्तेमाल खास तौर पे हम हमारे बीमारी को डायग्नोसिस करने के लिए, बीमारी को प्रिवेंशन करने के लिए, बीमारी को मिटिगेशन भी एक वर्ड आता है, मिटिगेशन मतलब दबा देना, मिटिगेशन करने के लिए दवाई को लेते हैं हम जो है खास तौर पे ट्रीटमेंट के लिए और क्योर के लिए। तो बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए हम दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं जो कि केमिकल सब्सटेंस होता है। और इसका मैंने सोर्सेस जैसे कि बताया कि सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक और नेचुरल होता है, ठीक है। अब नेचर की बात करते हैं। देखो ड्रग का जो नेचर होता है ना, नेचर मतलब आप कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हो। अलग अलग टाइप के नेचर होते हैं, मतलब आपको अलग अलग तरीके से मिल जाएंगे। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल के लिए आपको बताऊं, ड्रग ना बेसिकली साइज अलग अलग साइज में आता है। तो मैं पहला इसमें लिख सकता हूं बेस्ड ऑन साइज, बेस्ड ऑन साइज, साइज के हिसाब से आता है। कैसे साइज, कुछ चीजें होती हैं जो स्मॉल होते हैं, कुछ चीजें होती हैं, कुछ दवाइयां होती हैं जो मतलब बोल सकते हो लार्ज होते हैं। मतलब अगर आप देखेंगे एक टेबलेट को, मैं अगर मैं एक टेबलेट लेता हूं, यहाँ पे टेबलेट, मान लो यहाँ पे मैं एक टेबलेट लेता हूं, टेबलेट इस तरीके से दिखता है, ठीक है, टेबलेट इस तरीके से होता है। अब टेबलेट जो है आपको तो ऐसे एक हार्ड मतलब सब्सटेंस देखने को मिल रहा होगा, लेकिन भाई ये जो टेबलेट होते हैं ये पाउडर से बनते हैं। किससे बनते हैं, पाउडर से बनते हैं, ठीक है, पाउडर से बनते हैं। पाउडर का पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है। अगर आप देखेंगे पार्टिकल साइज जो है कभी कभी छोटा होता है, स्मॉल होता है, या कभी कभी लार्ज होता है। मतलब यहाँ पे मैं बात करता हूँ पार्टिकल साइज, या इसको हम मोलिकुलर साइज या मोलिकुल साइज बोल सकते हैं, मोलिकुलर साइज ऑफ ड्रग। तो इन सारे पार्टिकल साइज को लेके जो है एक टेबलेट बनता है। समझ में आ गया। तो बेस्ड ऑन साइज दवाइयां जो हैं वो दो तरीके के होते हैं, जैसे कि आपका स्मॉल मॉलिक्यूल से बना हुआ दवाइयां और लार्ज मॉलिक्यूल से बनाया हुआ दवाइयां। समझ में आ गया, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं मोलिकुलर वेट। बेसिकली आप देखेंगे ये जो पाउडर होते हैं ना, ये बेसिकली पाउडर है, आप समझ लो। ये जो पाउडर होते हैं इनका इनका जो मेजरमेंट है वो किया जाता है कि भाई कितने वेट के हैं, ठीक है। पहला तो आप बोल सकते हो मोलिकुलर वेट कितना है, मोलिकुलर वेट कितना है उसको यहाँ पे बोल सकते हो मेजर किया जाता है। जो कि खास तौर पे देखो जितना छोटा अगर पार्टिकल होगा वो हमारे सेल्स में घुस सकता है, ब्लड सर्कुलेशन में मूव कर सकता है। इसीलिए ड्रग का स्मॉल होना, छोटा होना बहुत जरूरी है, ताकि आप जो इजीली उसको एडमिनिस्टर कर सको, खा सको, या आपके इंजेक्शन में भी वो जा सके। क्योंकि इंजेक्शन का जो नीडल का जो डायमीटर होता है अंदर वाला वो बहुत छोटा होता है, ठीक है। समझ में आ गया। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, आपका जो एस्प्रिन, एस्प्रिन एक दवाई है। एस्प्रिन का मैं अगर मोलिकुलर वेट अगर मैं देखता हूं ना, तो वो 180 डाल्टन होता है, 180 डाल्टन। तो
तो एक मैं बस एग्जांपल दिया कि भाई आपका मोलिकुलर वेट जो है बहुत छोटा होना चाहिए, मतलब स्मॉल मोलिकुलर साइज होना चाहिए एक टेबलेट का, तो वो इजीली हमारे बॉडी में एंट्री कर सकता है, सर्कुलेट हो सकता है और बेसिकली वो बहुत सारे चैनल को जो है क्रॉस कर सकता है। ठीक है, तो ये एक तो मोलिकुलर वेट के बेसिस पे हम कर सकते हैं। कुछ जो दवाइयां होती हैं उनका मोलिकुलर वेट ना बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूं, एस्प्रिन मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया जिसका मतलब बोल सकते हो स्मॉल स्मॉल मोलिकुलर वेट है। वैसे ही मैं और एक यहाँ पे एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि आपका जितने भी, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं इंसुलिन, इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन की बात कर लेते हैं। तो इंसुलिन जो है ये टेबलेट फॉर्म में तो नहीं आता, ये प्योरली आपका हार्मोन है ना, हार्मोन है, और इसका मोलिकुलर साइज जो है, मोलिकुलर साइज जो है, मोलिकुलर साइज अगर मैं बोलूं, है ना, एमएस लिख रहा हूं मतलब मोलिकुलर साइज ही है इसका। अगर मोलिकुलर साइज अगर आप देखेंगे, मोलिकुलर साइज अगर देखेंगे तो बिगर होता है, बड़ा होता है। तो आप इसको कैसे करते हो, इंसुलिन को आप जो है बेसिकली मतलब सब क्यूटेनियस रूट में एडमिनिस्टर करते हो, सब क्यूटेनियस रूट में। आपने देखा होगा जो इंसुलिन का इंजेक्शन होता है कितना पतला होता है, छोटा होता है। अब ऐसे मतलब आपके जो पेरिटोनियल जो कैविटी, यहाँ का जो मसल होता है ना, यहाँ का जो एडिपोस टिश्यू होता है, उसको उसमें जो है इंजेक्ट करते हैं, समझ रहे हो। तो वो लार्ज मोलिकुलर वेट के होने के वजह से ये इंसुलिन, हम इसको ऐसे निगल नहीं सकते, हम इसको आइदर सब क्यूटेनियस रूट में लेते हैं, ओरली तो ले नहीं सकते क्योंकि हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा जो एंजाइम्स है ना, गैस्ट्रिक एसिड है, वो उसको खत्म कर देगा, तो इसलिए हम इसको सबक्यूटेनियस रूट में लेते हैं और इससे जो है ड्रग हमारे सर्कुलेशन के अंदर जाता है। तो मेरा कहना यह है कि भाई आपका जो ड्रग है, जो ड्रग का नेचर है, वो बेस्ड ऑन साइज भी हो सकता है। कुछ ड्रग का साइज, मोलिकुलर साइज छोटा होता है, मतलब 180 डाल्टन, डीए मतलब डाल्टन, एक बोल सकते हो यूनिट होता है, इसमें हम दवाइयों को उनके मोलिकुलर वेट को मेजर कर सकते हैं। वैसे इंसुलिन का बड़ा होता है, लगभग आप बोल सकते हो 500 डाल्टन बोल सकते हो, एक्यूरेट मुझे नहीं पता, तो इसका बहुत ज्यादा होता है, एक्चुअली बिगर साइज होता है ना। तो ये था आपका पहला क्लासिफिकेशन बोल सकते हो, नेचर के टाइप्स बोल सकते हो। नेचर के टाइप्स है ये कि बेस्ड ऑन हमने साइज जो है ड्रग को हमने क्या किया, उनका नेचर हमने जो है क्लासीफाई किया। ठीक है, फिर दूसरा है आपका, दूसरा है आपका यहाँ पे बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज, बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब क्या, जैसे कि उसका सॉल्युबिलिटी क्या है, वो कितना सॉल्युबल है, पानी में कितना घुलता है, वाटर में कितना घुलता है, या लिपिड में कितना घुलता है, वो कौन से स्टेट में होता है। गैसियस स्टेट में ड्रग्स होते हैं, जैसे कि आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड जो लाफिंग गैस होता है, वो एनास्थीसिया होता है, वो गैस के फॉर्म में होता है, समझ में आया। ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। उसका स्टेबिलिटी क्या है, उसको हम कौन से जगह पे स्टोर कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर में, लो टेम्परेचर में, कम मॉइस्चर एरिया में, तो ये होता है स्टेबिलिटी। मतलब बहुत सारे आपको जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको ड्रग के मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है आपका सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी समझ लो कि जो दवाइयां होती हैं आइदर वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, या तो वो जो है लिपिड में सॉल्युबल होते हैं, लिपिड में सॉल्युबल होते हैं। तो ये दो तरह के ड्रग्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, दो तरह के ड्रग मिल जाएंगे। जैसे कि आपका नींद दिलाने वाला ड्रग है डाइजीपाम, एग्जांपल के लिए डाइजीपाम, डाइजीपाम, डाइजीपाम जो है बेसिकली लिपिड सॉल्युबल ड्रग है, वो पानी में घुलता नहीं है, वो क्या किसमें घुलेगा, वो जो है लिपिड में घुलेगा, है ना। और वाटर सॉल्युबल में एग्जांपल के लिए मैं एग्जांपल देता हूं यहाँ पे, वाटर सॉल्युबल जो ड्रग होता है, जैसे कि आपका एक एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक जैसे कि आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो बेसिकली कुछ ड्रग होते हैं जो पानी में घुलते हैं, कुछ ड्रग होते हैं जो कि लिपिड में घुलते हैं, समझ में आ गया। जैसे कि दूसरा यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं, दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है आपका स्टेबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के बाद स्टेबिलिटी, स्टेबल कितना है ड्रग, टेम्परेचर में उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज तो चेंज नहीं होता। जैसे कि आप कुछ चीजें अगर आप देखेंगे, मान लो आप जो है किसी सॉल्यूशन को या सिरप को आपने कई दिन तक अगर आप इस्तेमाल नहीं करोगे, कई दिनों तक अगर आप इस्तेमाल नहीं करोगे, वो बैठ जाता है, क्या आपने महसूस किया होगा, है ना। बैठ जाएगा मतलब क्या, जो दवाइयां हैं पानी ऊपर हो जाएगा और जितने भी जो पाउडर होंगे या बोल सकते हो जो सॉलिड मटेरियल होंगे वो नीचे रह जाएंगे। तो स्टेबिलिटी से भी बहुत फर्क आता है, समझ में आ गया। तो हमारा स्टोरेज कंडीशन क्या है, हम लॉन्ग टर्म तक दवाई को स्टोर कर रखते हैं या शॉर्ट टर्म तक। लॉन्ग टर्म तक रखोगे तो दिक्कत हो जाता है। मान लीजिए एक स्टेबिलिटी और एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए अब कुछ दवाइयां ऐसे होती हैं जिसको सनलाइट के संपर्क में नहीं रखते, जैसे कि एक दवाई है एड्रेनालिन, एड्रेनालिन ये आपका लाइट सेंसिटिव ड्रग होता है। लाइट सेंसिटिव मतलब क्या, सन सनलाइट के संपर्क में आप इसको नहीं रखोगे, स्टोर करके नहीं रखोगे, मतलब स्टेबिलिटी मतलब स्टोरेज करना, है ना। अगर रखते हो तो क्या होगा, ऑब्वियसली बात है ये ड्रग जो है इसका जो असर है वो खत्म होने लगेगा। एड्रेनालिन अगर मैं बात करूं तो जिनको हार्ट अटैक होता है ना, हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, सीधा छाती में ठोकते हैं ये दवाइयां, ये इंजेक्शन फॉर्म में आता है। किसी का हार्ट अटैक हो रहा होता है तो सीधा यहाँ पे हमारे हार्ट मसल्स में जो है एड्रेनालिन को दी जाती है, तो वो वाली दवाई है। और इसका स्टोरेज कंडीशन आप देखो, इसका स्टेबिलिटी देखो, इसका स्टोरेज कंडीशन जो है कहां पे आप करोगे भाई, जहां पे लाइट नहीं आता हो, है ना। तो ये आपका स्टेबिलिटी होता है। तीसरा मैं एग्जांपल देता हूं, आपका सी में आता है स्टेट।
कौन से स्टेट में आपका दवाई है, आइदर ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, आइदर ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं, आइदर ये गैसियस फॉर्म में होते हैं। गैसियस, गैसियस मतलब जैसे कि आपका मैं एग्जांपल देता हूं, गैस में जो आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो लाफिंग गैस है, जो लोग हंसते हैं, है ना, तो ये एक्चुअली एनास्थीसिया है, एनास्थीसिया के रूप में हम देते हैं। समझ में आ गया। आपका सॉलिड, जैसे कि पैरासीटामोल का टैबलेट ले लो, जितने भी टैबलेट्स होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। लिक्विड फॉर्म में आपका सिरप, सिरप। समझ में आ गया। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी उसके बेसिस पे हम जो है अलग अलग दवाइयों को अलग अलग कैटेगरी में रख सकते हैं। हाय सोनू, गुड इवनिंग। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ओके, इसके अलावा और भी है, जैसे कि मान लीजिए इसमें केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी हम कर सकते हैं। ड्रग का नेचर है ना, इस तरह है आपका यहाँ, बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर। भाई केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी हम दवाइयों को अलग अलग कर सकते हैं, है ना। जैसे कि मैंने एग्जांपल कल के क्लास में दिया था, पैरासीटामोल का जो केमिकल नाम है, केमिकल नेम बोल सकते हो, एसिटामिनोफेन, एसिटामिनोफेन। समझ में आ गया। तो ऐसे बहुत सारे केमिकल्स, मतलब मैंने ड्रग बता रहा हूँ, ड्रग मतलब केमिकल सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस मतलब उसमें केमिकल स्ट्रक्चर होना ही है, केमिकल से बने हैं मतलब केमिकल स्ट्रक्चर होगा, है ना। तो बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर भी जो है ड्रग का नेचर हो सकता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल वही बताऊंगा, पैरासीटामोल, पैरासीटामोल इसका केमिकल नेम अगर आप देखेंगे तो वो होता है एसिटामिनोफेन। ठीक है, एसिटा मतलब एक एसिटाइल ग्रुप, एमिनो आ गया तो एमिनो ग्रुप, है ना। इसमें एसिटिल ग्रुप एक आ गया, फिर इसमें एमिनो ग्रुप आ गया, या दो ग्रुप तो जरूर होंगे, तो ये केमिकल स्ट्रक्चर होंगे। समझ आ रहा है। तो ये केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी हम जो है ड्रग का नेचर जान सकते हैं। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके नेचर होते हैं, क्या द नेचर ऑफ ड्रग्स। टाइप के बेसिस पे इसका नेचर हो सकता है। टाइप के बेसिस पे मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि भाई लो मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट ड्रग, है ना, हाई मोलिकुलर वेट ड्रग्स। तो ये सारे आपके अलग अलग टाइप के ड्रग है। मोलिकुलर साइज के बेसिस पे, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, मोलिकुलर साइज के बेसिस पे हम इनके नेचर को देख सकते हैं। मेडिसिन के बार कब पता होगा, मतलब मनीषा क्या बोल रहे हैं आप? ठीक है, हाँ। अब हम बात करते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं ड्रग के, उसको भी हम पढ़ लेते हैं। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग। दवाइयों का क्या प्रॉपर्टीज होता है, क्या होना चाहिए, बोल सकते हो, है ना। क्या क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए? पहला प्रॉपर्टी यह है कि जितने भी ड्रग हैं वो असर करें, सही असर करें, जितना जरूरी है उतना असर करें, वरना आपका बीमारी ठीक नहीं होगा। इस टर्म को हम बोलते हैं एफिकेसी। एफिकेसी मतलब कितना वो असर करते हैं। तो जितने भी ड्रग होंगे दे आर हाईली इफेक्टिव, हाईली इफेक्टिव मतलब वो एफिकेसी उनका ज्यादा होना चाहिए और हाईली इफेक्टिव होना चाहिए। हाईली इफेक्टिव, इफेक्टिव मतलब कितना असर है, ज्यादा असर होना चाहिए, ज्यादा असर उनका होना चाहिए। पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? दूसरा प्रॉपर्टी है हाईली सेफ, है ना। एफिकेसी और सेफ्टी की बात करें तो हाईली सेफ होना चाहिए, हाईली सेफ। सेफ मतलब क्या भाई, आपके जान पे कोई नुकसान ना हो, आपको कोई हार्मफुल इफेक्ट ना हो दवाई खाने पर। तो ये भी एक आइडियल प्रॉपर्टीज होता है ड्रग का। समझ में आ गया। तीसरा अगर प्रॉपर्टीज अगर आप देखेंगे तो वो है सिलेक्टिव। सिलेक्टिव मतलब क्या भाई, जहां पे बीमारी है वहां पे जाके काम करे। यहाँ पे दर्द हो रहा है, पैरासीटामोल मैंने खाया, यहाँ पे जाके काम करेगा, वरना मेरे ब्रेन में जाके काम करेगा तो क्या होगा भाई, दिमाग खराब होगा मेरा, मतलब ऑर्गन डिसफंक्शन हो सकता है, मूड इंपेयरमेंट हो सकता है, बहुत चीजें हो सकती हैं। मतलब जहां पे बीमारी है वहां पे जाके काम करना है ना। तो इट एक्ट ओनली ऑन इंटेंडेड साइट, ऐसे आप लिख सकते हो, इट एक्ट, ड्रग एक्ट ओनली ऑन इंटेंडेड साइट। इंटेंडेड मतलब जहां पे जरूरी है, जहां पे बीमारी है वहां पे जाके काम करना चाहिए, विदाउट अफेक्टिंग अदर बॉडी पार्ट्स। समझ में आ गया। तीसरा ये आपका था प्रॉपर्टीज। चौथा प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। चौथा प्रॉपर्टी ड्रग का ये होना चाहिए कि आप जब दवाई को एक की जगह पे दो दवाइयां खा रहे हो, मान लो आप जो है गैस की दवाई भी खा रहे हो, आप पैरासीटामोल भी खा रहे हो, तो दोनों में लड़ाई ना हो कि मैं पहले काम करूंगा, मैं ज्यादा असर दिखाऊंगा, ऐसे ना हो। इसको हम बोलते हैं ड्रग इंटरेक्शन, है ना। तो आप लिख लेना फ्री फ्रॉम ड्रग इंटरेक्शन। ये भी होना चाहिए भाई कि जो ड्रग के प्रॉपर्टीज होते हैं, दो ड्रग को आपने खाया, दोनों एक दूसरे के दुश्मन ना हो, दोनों एक दूसरे के मतलब भाई बहन हो, आप दोस्ती करें दोनों, ताकि कोई साइड इफेक्ट ना हो, कोई एडवर्स इफेक्ट ना हो। वरना दो ड्रग आप खाते हो, दो से लोग ज्यादा भी ड्रग खाते हैं, है ना, दो से ज्यादा ड्रग खाते हैं आपस में, तो वो दोनों लड़ाई करें, चाहे वो एब्जॉर्प्शन कर लेके लड़ाई करें कि मैं जल्दी से एब्जॉर्ब होऊंगा, मैं जल्दी से ब्लड में सर्कुलेट होऊंगा। तो इससे क्या होता है, जो हमारा थेरेपेटिक इफेक्टिवनेस है, या बोल सकते हो जो दवाई से जो असर होता है वो सही से नहीं आ पाता, जिससे कि बीमारी ठीक नहीं हो पाता। आप समझ रहे हो। ऑनलाइन नोट्स यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, ऑनलाइन नोट्स भी आपको मिल जाएगा, जो जो मैंने आपको बताया पहला में कि नोट्स जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ना, वो भी आपको मिल, ठीक है। तो ये फ्री फ्रॉम ड्रग इंटरेक्शन मतलब दो ड्रग के बीच कोई इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए,
इससे साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, टॉक्सिकोलॉजी भी होता है। पांचवा प्रॉपर्टी है, जब आप दवाई को स्टोर करके रखेंगे तो कोई केमिकल चेंजेस ना हो, क्योंकि टेम्परेचर, मॉइस्चर, है ना, सनलाइट की वजह से ड्रग का जो फीचर है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, उसका इफेक्टिवनेस है, वो कम हो जाता है। तो आप लिख लेना केमिकली स्टेबल, केमिकली स्टेबल होना चाहिए। भाई आपने जो है मान लीजिए टेबलेट को आपने जो है मैं सिरप की बात करता हूँ, सिरप आपने जो है रखा है ऐसे जगह पे रखा है जहाँ पे मतलब धूप आता है, गलती से आपने रख लिया एक दिन के लिए, मान लो दूसरे दिन जो है वो जम गया, तो उसको तो आप यूज नहीं कर पाओगे ना। एक दिन के लिए एटलीस्ट जो है वो धूप का मजा चख ले और वो खराब ना हो, वैसे वाला जो है ड्रग होना चाहिए। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं केमिकली स्टेबल, है ना, मतलब जो उसमें जो एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होगा ना, है ना, एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होगा जिसको जिसके वजह से हम बीमारी को ठीक कर पाते हैं। एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब ये एक टर्म है, एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। मतलब मान लीजिए मैं जेलोसिल की बात करता हूँ, जेलोसिल जो एंटासिड ड्रग है, उसमें आपको एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये दवाइयां मिलेंगी, ये होता है एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। इसी से आपका जो एसिडिटी है वो ठीक होता है। जेलोसिल तो बस बुलाने के लिए नाम है, लेकिन उसका जो एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो है मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एंटासिड का काम करता है। तो उनमें कोई चेंजेस ना हो, उनके केमिकल स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस ना हो, आपके टेम्परेचर की वजह से हो, मॉइस्चर की वजह से हो, तो ये बहुत जरूरी है। तो केमिकली स्टेबल होना चाहिए एक ड्रग, है ना। छठवां छठवां यहाँ पे प्रॉपर्टीज है कि हम उसको इजीली एडमिनिस्टर कर पाए, इजीली हम उसको खा पाए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इजीली एडमिनिस्टर्ड, है ना। देखो बहुत सारी दवाइयां ऐसे होती है ना, बहुत ज्यादा कड़वा होती है, कड़वा होती है, क्या इरिटेट करते हैं, तो दवाई ऐसे भी ना हो कि वो बहुत ज्यादा कड़वा लगे, करेले जैसे कड़वा लगे कि बंदा जो है खा ही नहीं पाए, है ना। तो ऐसे ना हो, हम उसको इजीली एडमिनिस्टर कर पाए और इजीली हम उसको निगल पाए, स्वालो कर पाए, ऐसा भी दवाई होना चाहिए। ये एक आइडियल प्रॉपर्टीज होता है ड्रग का, ठीक है। हाय बायोलॉजी स्टडी प्लस बाय प्रज्ञा, गुड इवनिंग। सातवां जो प्रॉपर्टीज होगा वो है लो कॉस्ट। भाई दवाई का जो प्राइस है वो आपको पता होगा, एक एक दवाइयां जो है 15-16 रुपए का आता है एक टेबलेट, पूरा स्ट्रीप ले लो तो 250, 300, 500, है ना। तो जितना ज्यादा कम प्राइस का हो लोग उतना ज्यादा एफोर्ड कर सकते हैं, है ना, उतना ज्यादा लोग जो एफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि हमारा देश जो है गरीब प्रधान देश है बोल सकते हो, बहुत सारे लोग अभी भी गरीबी रेखा के नीचे हैं, तो लो कॉस्ट होना चाहिए। और एक लास्ट में यहाँ पे प्रॉपर्टीज बताता हूँ, ठीक है, बहुत सारे, ये तो बहुत सारे हैं, तो जो मेन मेन है उसको मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। आपके विचार में क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए मुझे आप कमेंट करके बताओ, जो भी मैं छोड़ रहा हूँ, जो जिसको मैं यहाँ पे मेरे से छूट रहा है, वो प्रॉपर्टीज आप जो है आपके दिमाग में जो चल रहा होगा तो बता दीजिए, ठीक है। एक होता है लॉन्ग सेल्फ लाइफ, लॉन्ग सेल्फ लाइफ समझ लो, एक्सपायरी डेट जो है, जैसे कि कुछ ड्रग का जो है 2 साल, 3 साल, 4 साल होता है ना। तो ये बहुत सारे ड्रग का ना लॉन्ग लाइफ, जो जो ड्रग का सेल्फ लाइफ जो होता है ना वो लॉन्ग होना चाहिए, हम कई दिन तक उसको स्टोर करके रख सकते हैं और बहुत दिनों के बाद भी जो हम उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। और भी है, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो। नाइन्थ वन इज यहाँ पे लो साइड इफेक्ट में लिख सकता हूँ, क्या लो साइड इफेक्ट, दवाई का ना कम से कम साइड इफेक्ट हो, है ना, दवाई का ना कम से कम साइड इफेक्ट हो, तो ये आइडियल प्रॉपर्टीज होते हैं ड्रग के। तो नेचर, और हमने यहाँ पे लॉन्ग लास्टिंग, हाँ ये भी हो सकता है, ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग मतलब वही लॉन्ग सेल्फ लाइफ भी बोल सकते हो। ओके, समझ में आ गया। तो सोर्स, नेचर, प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, डोसेज फॉर्म एंड रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूं, अगर आप सिलेबस आपके पास है सामने तो देख लेना। डोसेज फॉर्म, ठीक है, डोसेज फॉर्म एंड रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। पहले डोसेज फॉर्म को देख लेते हैं, DOSAG, ठीक है, डोसेज फॉर्म। ओके, तो डोसेज फॉर्म क्या होता है? डोसेज फॉर्म आपने सुना होगा, मतलब अगर आप मेडिकल स्टोर में जाओगे आपको तरह तरह के दवाइयां मिल जाएंगे। एक ही दवाई, मान लो पैरासीटामोल का जो दवाई है वो टेबलेट में भी आता है, वो कैप्सूल्स में भी आता है, वो जो है सिरप में भी आता है, वो जो है ऑइंटमेंट में भी आता है, जेल में भी आता है, क्रीम में भी आता है, लेकिन काम तो एक ही है। आप किसी भी तरीके से बॉडी में उसको लगाओ, खाओ, इंजेक्ट करो, है ना, निगल जाओ, स्वालो करो, दवाई तो आपके बॉडी के अंदर जाएगा, लेकिन डिफरेंट फॉर्म में होता है ना। मतलब डोसेज फॉर्म मतलब ड्रग का यहाँ पे फिजिकल फॉर्म की बात हो रही है, फिजिकल फॉर्म की बात हो रही है, ठीक है। फिजिकल फॉर्म आइदर वो बोल सकते हो टेबलेट में हो सकते हैं, यहाँ पे मैं फिजिकल फॉर्म अगर लिखूं तो ओवरऑली ब्रॉडली बोल सकते हो 3 तरीके का होता है। पहले मैं लिख लेता हूं, पहला है आपका सॉलिड डोसेज फॉर्म, सॉलिड डोसेज फॉर्म, जैसे कि मैंने टेबलेट की बात किया, टेबलेट जो आपका सॉलिड डोसेज फॉर्म के अंदर आता है, सॉलिड डोसेज फॉर्म, है ना। इसमें कौन कौन से हो जाएंगे, आपका आपका टेबलेट आ जाएगा, है ना, पाउडर आ जाएगा, ये भी आपका सॉलिड डोसेज फॉर्म है, एग्जांपल के लिए आप समझ लो, ठीक है। फिर कुछ ड्रग फिजिकल फॉर्म में आते हैं, वो है आपका यहाँ पे सॉलिड के बाद ऑब्वियसली बात है लिक्विड डोसेज फॉर्म, लिक्विड डोसेज फॉर्म कौन कौन सा है लिक्विड डोसेज फॉर्म में? लिक्विड में कौन कौन सा है? आप सिरप तो आपने जरूर कभी ना कभी लिया होगा, सिरप, है ना, सस्पेंशन लिया होगा, सस्पेंशन, ठीक है। एलिक्जीर एक दवाई है, एलिक्जीर बोतल में आता है,
ये लिक्विड डोसेज फॉर्म है, मतलब लिक्विड होते हैं, पानी या इसमें ऑयल मिलाया होता है। अब इजीली इसको जो है ढक्कन में लेते हो। अब खाने का तरीका भी दोनों का अलग अलग है। सॉलिड डोसेज फॉर्म को पानी के साथ ले सकते हो, लिक्विड डोसेज फॉर्म में पानी आप चाहो तो लो, चाहो तो ना लो। बच्चे इजीली इसको एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं, है ना। फिर इसमें और भी आता है आपका फिजिकल फॉर्म में, आपका आता है डोसेज फॉर्म में। तीसरा है आपका गैसियस फॉर्म भी होता है, अभी हमने पढ़ा। गैसियस मतलब बस गैसियस डोसेज फॉर्म में भी ड्रग्स आपको मिल जाएगा। कुछ एनास्थीसिया जो होते हैं, एनास्थीसिया में आपका जैसे मैंने एग्जांपल दिया था नाइट्रोजन ऑक्साइड, है ना। जो अस्थमा वाले इनहेलर का इस्तेमाल करते हैं जिसमें सॉल्ब्यूटामॉल होता है, वो भी आपके गैसियस फॉर्म में होता है। एनास्थीसिया जो होता है वो भी गैसियस फॉर्म में होता है ना। तो जितने भी आपका एनास्थीसिया, मैं एग्जांपल ले सकता हूं एनास्थीसिया, इसमें बॉडी को सून कर देते हैं, है ना। या आपका और भी है जैसे कि इनहेलर, इनहेलर जो खासतौर पे अस्थमा के पेशेंट इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे आपके क्या, ये सारे आपके डोसेज फॉर्म है। अलग अलग फिजिकल फॉर्म में आपको दवाई मिलेंगे। आप मेडिकल स्टोर में जाओ, कितने तरह के आपको दवाई एक ही कैटेगरी के मिल जाएंगे। एक ही कैटेगरी का जो दवाई है, पैरासीटामोल का दवाई है, टैबलेट, कैप्सूल्स, पाउडर, सिरप, सस्पेंशन, एलिक्जिर, बहुत सारे फॉर्म में मिल जाएंगे। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये है आपका डोसेज फॉर्म। बट माय पॉइंट, तो डोसेज फॉर्म क्या है, ये बेसिकली ड्रग का ही डोसेज फॉर्म होता है, फिजिकल फॉर्म होता है, जिसमें हम हमारे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से दवाई को बनाते हैं। मान लीजिए एडल्ट है, एडल्ट के लिए हम टैबलेट दे सकते हैं। बच्चा है तो बच्चे के लिए क्या, हम यहाँ पे लिक्विड डोसेज फॉर्म दे सकते हैं। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो पेशेंट कन्वीनियंट के हिसाब से, पेशेंट को देख के कि उसका एज क्या है, वो किस कंडीशन में है ना, उसके बेसिस पे भी हम डोसेज फॉर्म को अलग अलग कर सकते हैं। ओके, अब इसमें और एक लंबा टॉपिक है, बड़ा है बोल सकते हो, वो है आपका रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये, अक्सर पूछा भी जाता है। रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये मैं बार बार यूट्यूब क्लास पे ले भी चुका हूं, और बहुत सारे बच्चों को ये कंटेंट मिल भी जाएगा यूट्यूब में अगर सर्च करोगे, ठीक है। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या भाई, किस रास्ते में, रूट मतलब क्या, रास्ता, किस रास्ते पे जो है हम दवाई को हमारे बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं, डिलीवर करते हैं, अंदर घुसाते हैं, एंट्री करते हैं, उसको हम बोलते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। बट माय पॉइंट, ठीक है। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मतलब द पाथवे, द पाथवे, पाथवे थ्रू व्हिच ए ड्रग इज डिलीवर्ड डिलीवर्ड इनटू आवर बॉडी। बॉडी के अंदर किस रास्ते से, पाथवे मतलब यहाँ पे मैं रूट भी लिख सकता हूँ, है ना। किस रास्ते से, किस रूट से हम जो है दवाई को हमारे बॉडी के अंदर डिलीवर कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब इसके टाइप्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है, बहुत सारे टाइप्स होते हैं या क्लासिफिकेशन। तो मैं इसको नेक्स्ट पेज में लिखता हूं, ये आप बेसिकली डेफिनेशन भी बोल सकते हो, ये इसका डेफिनेशन हो गया कि भाई जिस रूट में आप दवाई को बॉडी के अंदर इंसर्ट कर रहे हो उसको हम बोलते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब इंसर्ट करना या डिलीवर करना। ओके, अब इसका क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम यहाँ पे समझते हैं। ओके, तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का ना 4 क्लासेस हैं, आप 3 भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 टाइप्स या 3 क्लासिफिकेशन हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, पहला है आपका, 3 कर देता है, मतलब पहले 3 हम बना लेते हैं ऐसे। ओके, पहला है आपका एंटेरल, एंटेरल। दूसरा होता है आपका पेरेंट्रल, है ना, पेरेंट्रल। और तीसरा है आपका लोकल और टोपिकल, लोकल और टोपिकल, ठीक है। और चौथा है इनहेलेशन बोल सकते हो, इनहेलेशन, ठीक है, इनहेलेशन। 4 आपको यहाँ पे टाइप्स मिल जाएगा। एक काम करता हूं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे चौथा है आपका यहाँ पे इनहेलेशन। मतलब इनहेलेशन मतलब समझ लो, नोज के थ्रू हम लेते हैं, नोज के थ्रू हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में लेते हैं, उनको हम बोलेंगे इनहेलेशन। ओके, समझ में आ गया। एक एक करके हम सबको समझते हैं। अब अगर आप देखेंगे इसमें भी, इसके अंदर अंदर भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अगर आप देखेंगे एंटेरल, एंटेरल मतलब विथ इंटेस्टाइन, इसका मतलब होता है एंटेरल, एंटेरल का लिटरल मीनिंग जो होता है वो है इंटेस्टाइन। मतलब हम जब दवाइयां खाते हैं ना, दवाइयां जब हम खाते हैं, जैसे कि आप ओरली खाते हो, टेबलेट खाते हो, फिर ओइसोफेगस में जाता है, पहले मुंह माउथ के थ्रू आपके ओइसोफेगस में जाता है, फिर वो स्टमक में जाएगा, स्टमक के बाद वो जो है इंटेस्टाइन में जाएगा। मतलब पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम को ये पास कर रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम को ये पास करता है। मतलब थ्रू इंटेस्टाइन मैं लिख सकता हूं, थ्रू इंटेस्टाइन और विदिन, विदिन डाइजेस्टिव सिस्टम। शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख दिया डाइजेस्टिव, है ना। मतलब हम डाइजेस्टिव सिस्टम को इंक्लूड करते हैं इसमें। दवाइयां खाने के बाद वो आपके माउथ, माउथ के थ्रू, ओइसोफेगस के थ्रू, स्टमक, फिर इंटेस्टाइन, फिर जो है एनस के थ्रू वो बाहर भी निकल जाते हैं, वो तो भी मैटर है। तो यहाँ पे एंट्रल रूट, एंट्रल मतलब थ्रू इंटेस्टाइन। पेरेंट्रल अलग बात है, पेरेंट्रल मतलब क्या, पेरेंट्रल मतलब विदाउट एंटरिंग टू द इंटेस्टाइन, विदाउट एंटरिंग
टू द इंटेस्टाइन, मतलब इंटेस्टाइन को छोड़ के दवाइयां जो है सीधा ये क्या करते हैं, सीधा ब्लड सर्कुलेशन में जाते हैं, है ना, ब्लड सर्कुलेशन में जाते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे पेरेंट्रल का फुल फॉर्म, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, पेरेंट्रल मतलब पारा एंटेरल, एंट्रल तो मैंने बताया, एंट्रल का मतलब होता है इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, और यहाँ पे पारा का मतलब होता है अवॉइड करना, इंटेस्टाइन को अवॉइड करना, इसलिए मैंने विदाउट एंटरिंग टू द इंटेस्टाइन यहाँ पे लिखा है। और यहाँ पे एंटरल मतलब तो खैर इंटेस्टाइन इसका मतलब होता है इंटेस्टाइन। तो जितने भी दवाइयां हैं अगर आप ओरली ले रहे हो, टेबलेट में ले रहे हो, कैप्सूल्स में ले रहे हो, वो आपके इंटेस्टाइन में जाएगा ही, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे टॉपिकल और लोकल मतलब आपके स्किन में, खासतौर पे स्किन में या म्यूकस मेम्ब्रेन में बोल सकते हो, म्यूकस मेम्ब्रेन में, है ना। जैसे कि आपका बहुत सारे एग्जांपल आ जाएगा, आपका जो आई है, आपका ईयर है, ठीक है, आपका नोज है, ये सारे आपके स्किन में जो है म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया, है ना, स्किन हो गया, आपका जो है डर्मिस लेयर बोल सकते हो, डर्मिस लेयर में हम देते हैं। तो ये सारे लोकल और टॉपिकल हमारे स्किन में जो हमें दिख रहा है, वहां पे हम ऑइंटमेंट, क्रीम, लोशन वगैरह लगाते हैं, वो आपके लोकल और टॉपिकल आ गए। फिर यहाँ पे इनहेलेशन मतलब आप समझ रहे हो, इनहेलर, इनहेलर जो कि खास तौर पे हम नोज में देते हैं, या इसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में देते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम देते हैं। खास तौर पे ये इनहेलेशन रूट जो है, जैसे कि अस्थमा, सीओपीडी, ब्रोंकाइटिस, है ना, उन सारे पेशेंट के लिए दवाई एडमिनिस्टर करने का जो रूट है वो इनहेलेशन रूट को बनाया गया है, ठीक है। आई में जैसे कि कंजक्टिवा, मान लीजिए कंजक्टिवाइटिस हो गया है, पिंक आई जिसको आप बोलते हो, आई ड्रॉप देते हो, नोज ईयर ड्रॉप देते हो, नोज ड्रॉप लेते हो सर्दी जुकाम में, ये सारे हैं आपके टॉपिकल रूट। समझ में आ गया। तो ये है, हम एक एक करके सबको डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। ये अगर आप देखेंगे ना, ये जो टॉपिक है, यकीन मानो ये जो टॉपिक है ये आपका 10 मार्क्स में आता है, 10 मार्क्स में आता है, याद रखना 10 मार्क्स में आता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है और ये बार बार आपको पूछता भी है, ठीक है। हम इसमें क्वेश्चन क्या आता है मैं लिख के भी बता देता हूं, ठीक है। व्हाट इज रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ठीक है। व्हाट इज रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, क्लासिफाई रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, क्लासिफाई रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। फिर यहाँ पे पूछेगा व्हाट आर द एडवांटेजेस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ऑफ यहां पे लिख सकते हो, मान लीजिए हम पेरेंट्रल रूट को पढ़े, मान लीजिए पेरेंट्रल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, समझ रहे हो। तो ये एक लंबा चौड़ा 10 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। ये मान लो 2 मार्क्स मिल गया, ये मान लो 4 मार्क्स मिल गया, 6 4 10, ये 4 मार्क्स मिल गया, है ना, 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, और यहाँ पे आपका 4 मार्क्स, मतलब 10 मार्क्स। कभी कभी ये 15 मार्क्स भी पूछ लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आने वाला, या कभी कभी आपको 5 मार्क्स में एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एंटरल रूट पूछ लेगा, ओरल रूट पूछ लेगा, या पेरेंट्रल रूट भी पूछ लेगा, ओके। तो ये है आपका यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन। हाँ, अब जैसे क्लासिफाई मैंने किया, बस बताने के लिए क्या, रियल क्लासिफिकेशन हम देखते हैं। देखो, अगर मैं पहला एंटरल रूट को लेता हूं, एंटरल रूट को अगर मैं लेता हूं, इसका मैं क्लासिफिकेशन करता हूं, तो पहला आता है आपका ओरल, ओरली, ओरली लेते हो, बाय माउथ जिसको आप बोल रहे हो, बाय थ्रू माउथ लिख सकते हो उसको, थ्रू माउथ, ये पहला है ओरल रूट या ओरली, ओरल रूट भी लिख सकते हो या ओरली भी लिख सकते हो। दूसरा है आपका एंट्रल रूट के अंदर जीभ के नीचे लेते हो, कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जीभ के नीचे, जीभ के नीचे अगर आप देखेंगे लाल लाल बहुत सारे आपके ब्लड सर्कुलेशन होते हैं, माइक्रो बोल सकते हो, माइक्रो ब्लड सर्कुलेशन होता है। जब आप दवाई लेते हो ना, वो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू जो है दवाइयां पिघलने लगती हैं, ब्लड सर्कुलेशन में चले जाते हैं, और आपको बीमारी के जो सिम्टम्स है उससे छुटकारा दिला सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दूसरा लिखूंगा सब लिंगुअल रूट, सब लिंगुअल मतलब क्या बोल सकते हो, अंडर द टंग, है ना, अंडर द टंग, ऐसे भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंडर द टंग, है ना। और यहाँ पे और भी है, जैसे कि आप चिक्स के बीच में रखते हो, जैसे कि आप विक्स के चॉकलेट खाते हो, चूस चूस के खाते हो, है ना, तो वो आता है आपके यहाँ पे बुकल, बुकल, TUCCAL, बुकल रूट। बुकल रूट में अगर आप देखेंगे तो बीनीथ बोल सकते हो, बिटवीन द चिक्स ऐसे लिख सकते हो, बिटवीन चिक्स, बिटवीन द चिक्स, गाल के बीच में, ठीक है, गाल और मसूड़े हमारे गम के बीच में, बिटवीन द चिक्स एंड गम, है ना। और एक है, वो है आपका यहाँ पे रेक्टल रूट, रेक्टस में हम देते हैं, थ्रू रेक्टस बोल सकते हो, थ्रू रेक्टस या रेक्टम, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मैं अगर पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का ना स्ट्रक्चर बनाता हूँ, क्या हो गया आपका, मान लीजिए माउथ, ये मान लीजिए माउथ है, ओइसोफेगस आ गया, डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया, ठीक है, आपका इंटेस्टाइन आ गया, और आपका यहाँ पे एनस आ गया मान लो, ठीक है, ये एनस, रेक्टस, रेक्टम बोल सकते हो, रेक्टस,
यहाँ पे आपका माउथ के थ्रू हो गया, यहाँ पे माउथ, है ना, यहाँ पे जीभ के नीचे हो गया, यहाँ पे यहीं पे भी आपको मिल जाएगा सबलिंगुअल या अंडर द टंग, TONGUE, टंग, टंग, और यहाँ पे चिक्स। तो यहाँ पे चार ऐसे यहाँ पे जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम को ये कवर करते हैं, है ना, जहां से ये खाओ। हालांकि आपका एक बात यह आपको समझ में आ रहा होगा, जो सबलिंगुअल है, बुकल है और रेक्टल है, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं जाते, मतलब आपके इंटेस्टाइन में नहीं जाते, फिर भी हम इनको जो है इसके अंडर रखें क्योंकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। ये जो तीनों हैं हालांकि ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को क्रॉस नहीं करते, इंटेस्टाइन को ये मतलब इंटेस्टाइन में नहीं जाती है, क्या करते हैं सीधा डायरेक्टली आपके ब्लड सर्कुलेशन में जाते हैं, डायरेक्टली आपके ब्लड सर्कुलेशन में जाते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा ब्लड सर्कुलेशन होता है, आपके चिक्स में या टंग में, माउथ में जो बहुत सारा ब्लड सर्कुलेशन होता है, तो इसीलिए जो है यहाँ पे हम देते हैं ताकि वो सीधा ब्लड सर्कुलेशन में चले जाएं। ओनली जो ओरली या जो ओरल रूट में जो ड्रग दे रहे हैं ये इंटेस्टाइन में जा रहे हैं, इसीलिए इसको एंट्रल रूट में पहले स्थान में रखा गया है। रेक्टम में ना वो सपोजिटोरीज होता है, सपोजिटोरीज मतलब एक गोली, मतलब वो कैप्सूल्स टाइप का होता है, और रेक्टम में देते हैं। जैसे कि मान लीजिए एनेमा, एनेमा आपने सुना होगा, पर रेक्टम का हिंदी मतलब कोई बता दो यार। मतलब जहां से आपका ये निकलता है, ठीक है, एनस बोल सकते हो, एनस, एनस के पास जो होता है, ठीक है, तो वो बेसिकली सपोजिटोरीज, जो मेनली जो दवाई हम देते हैं ना, ना टैबलेट देते हैं ना कैप्सूल देते हैं, उनमें सपोजिटोरीज एक डोसेज फॉर्म आता है, उनको हम इंसर्ट करते हैं। एनेमा के प्रोसीजर में हो या हाइड्रोसिल वगैरह हो गया, हाइड्रोसिल में क्या करते हैं, नहीं हाइड्रोसिल नहीं, आपका हेमरॉइड जिसको आप पाइल्स बोलते हो, पाइल्स, पाइल्स में वो हेमरॉइड होते हैं, मतलब फोड़ा हो जाता है, बहुत ज्यादा जलन होता है, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होता है, उसमें एनास्थीसिया भी देते हैं, उसमें जेल वगैरह देते हैं। ठीक है, तो ऐसे बीमारी अलग अलग है, तो उसके बेसिस पे हम जो अलग अलग डोसेज फॉर्म में देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये बेसिकली आपका एंट्रल रूट है, 4 क्लासिफिकेशन इसके अंदर आ रहे हैं। समझ में आ गया? रेक्टम का हिंदी मतलब मुझे नहीं पता, क्या बोलते हैं उसको? रेक्टम मतलब आपके पीछे, पिछवाड़े में। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हम एंट्रल रूट को हम जो है डिवाइड कर सकते हैं। व्हाट माय पॉइंट? फर्स्ट सेम में सोशियोलॉजी की मैराथन छोटू, आप एक बार हमारे टेलीकलर से फोन करो, जल्दी से ना कोर्स मंगवा लो, क्योंकि आपका एग्जाम है। और मैराथन तो हमने बहुत सारे लिए हैं, ठीक है, लेकिन वो आपको कोर्स में मिलेगा, ठीक है, पूरा यूट्यूब में नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये था आपका एंट्रल रूट। मतलब अब मैं और इसमें क्या एक्सप्लेन करूं, इसमें आपको ये समझ में आ रहा होगा, ओरली मतलब हम दवाई को ओरली लेते हैं, मतलब माउथ के थ्रू लेते हैं, हमें इसमें पानी पीना पड़ता है, ऐसे आप लिख सकते हो। ड्रग इज स्वॉलोड एंड एब्जॉर्ब। ठीक है, ड्रग को हम पहले तो निगलते हैं, और ये एब्जॉर्ब होता है कहां पे? एब्जॉर्ब इनटू आवर इंटेस्टाइन। ठीक है, खासतौर पे ये हमारे स्टमक में जाता है, स्टमक के बाद हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तो टेबलेट, कैप्सूल्स वगैरह, सिरप वगैरह जो भी आप माउथ के थ्रू खाते हो ना, वो सारे ओरल रूट में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, पहले एंट्रल को ही हम डिस्कस करेंगे, हमारे पास और 10 मिनट है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ओरल रूट का, ओरल रूट का यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ओरल रूट तो आपको समझ में आ गया होगा, अगर आप उसको डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे? डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो ऑब्वियसली लिख सकते हो, ड्रग इज गिवन, ड्रग इज गिवन, और आप टेक्निकल टर्म में एडमिनिस्टर्ड, है ना, एडमिनिस्टर्ड थ्रू माउथ। ठीक है, या ओरली, ओरली, ऐसे आप डेफिनेशन लिख सकते हो। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है, एक हम लिखेंगे यहाँ पे एडवांटेज, और दूसरा हम यहाँ पे लिखेंगे डिसएडवांटेज, है ना, एक एडवांटेज लिखेंगे, एक डिसएडवांटेज लिखेंगे, है ना, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है आपको, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, एक तरफ आप लिख ले रहे हो यहाँ पे एडवांटेज, ठीक है, दूसरा है आपका यहाँ पे डिसएडवांटेज। फायदा और नुकसान क्या है, मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या है ना, ये हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, यहाँ पे अगर ओरल रूट का फायदा और नुकसान के बारे में बात करो, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, ओरल रूट का क्या क्या फायदा, क्या क्या नुकसान हो सकता है? आप मुझे कमेंट करो, मैं सिलेक्ट कर लूंगा कि ये फायदा है, नुकसान है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, ओरल रूट में दवाइयां जो है हम इजीली खा सकते हैं, किसी इंसान की जरूरत नहीं है, हम खुद ब खुद खा सकते हैं, मतलब सेल्फ एडमिनिस्टर्ड कर सकते हैं। पहला फायदा है, इट कैन बी सेल्फ एडमिनिस्टर्ड, है ना, इट कैन बी सेल्फ एडमिनिस्टर्ड, हम जो है अपने आप खा सकते हैं, एक गिलास पानी पिए, दवाई को निकाले स्ट्रिप से, निकल लिए, पानी पी लिए, खत्म। दूसरा फायदा यह है कि बहुत ज्यादा कन्वीनियंट प्रोसेस होता है, कन्वीनियंट, कन्वीनियंट प्रोसेस, कन्वीनियंट, और मैं इसको इजी भी लिख सकता हूं, है ना, मतलब कोई भी इंसान, मतलब अनपढ़ भी हो ना, अनपढ़ भी पेशेंट हो, तो उसको आप बोलोगे दवाई ये है, खा ले, मतलब वो टेबलेट से एक दवाई निकालेगा और खा लेगा, है ना, और ये नॉन इन्वेसिव भी होता है। नॉन इन्वेसिव, इन्वेसिव मतलब क्या? जैसे हम इंजेक्शन को हमारे स्किन में जो है घुसाते हैं, उससे हमारा स्किन इंजर्ड होता है ना, तो वैसे ही मतलब इन्वेसिव मतलब जो है हमारे बॉडी पार्ट्स में, बॉडी स्किन में जो है किसी शार्प ऑब्जेक्ट को घुसाते हैं, सर्जरी वगैरह बोल सकते हो, उसको हम बोलते हैं इन्वेशन।
नॉन इन्वेजन मतलब इसमें ओरल रूट में जब दवाई खाते हैं तो कोई भी इन्वेजन होता नहीं है। इजीली प्रिक मतलब क्या, मनीष क्या बोलो, इजीली प्रिक मतलब नहीं समझ में आया? ठीक है, आप कमेंट करो भाई, आप कमेंट करो, क्योंकि ये सारी चीजें ना जनरल है, बेसिक है, आपको समझ में आ रहा होगा, ये सारी चीजें तो है, आप खुद इसको रियलाइज भी किए होंगे। अलग अलग फॉर्मुलेशन में आ जाएगा, वेराइटी ऑफ फॉर्मुलेशन, वेराइटी ऑफ फॉर्मुलेशन मतलब जैसे कि फॉर्मुलेशन मतलब वही डोसेज फॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ, फॉर्मुलेशन मतलब डोसेज फॉर्म, आपको टैबलेट में भी मिल जाएगा, ओरल रूट में खाने के लिए कैप्सूल्स फॉर्म में भी मिल जाएगा, सिरप में भी मिल जाएगा। ऑन पेन, ऑन पेन या नो पेन, नो पेन आप लिख सकते हो, नो पेन ये बोल सकते हो, हमारे लिए फायदा है ना, लेकिन आप पेरेंटल रूट में लोगे तो बेसिकली इंजेक्शन जैसे लोगे तो भाई दर्द तो होता है ना, इजीली ईट, हाँ ये भी आप लिख सकते हो। बाकी लोग चारों लोग बताओ, समझ में नहीं आ रहा, एडवांटेज क्या है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? एडवांटेज मतलब फायदे क्या क्या है, ओरल रूट में लेते हो क्या क्या फायदे हैं, है ना। इसके अलावा आप जो है ऐसे बोल सकते हो कि वोमिटिंग जो है पॉसिबल है, वोमिटिंग पॉसिबल है, मान लो क्या होता है कभी कभी, मान लीजिए ऐसा पेशेंट है जो गलती से जो है दवाई खा लेता है ना, मान लो टेबलेट जो है एक गोली की जगह पे उसने 2 गोली खा लिया है, सेम 2 गोली खा लिया, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें पता चला कि भाई वो 2 गलत गोलियां खा लिया है, तो हम उसको वोमिटिंग दवाई देंगे जो उल्टी कराते हैं, तो दोनों दवाई बाहर निकल जाएंगे, और जो उनका साइड इफेक्ट होने वाला था उन दवाइयों का, जो 2 गोली गलती से हम खा लिए थे, उसका साइड इफेक्ट नहीं होगा। ऐसे ये फायदा है, जब आप ओरल रूट में दवाई लेते हैं ना, गलती से भी आप ले लेते हो तो निकालना आसान होता है, विड्रन करना आसान होता है, उसको निकालना आसान होता है, तो आप लिख सकते हैं Eg2 विड्रल, विड्रल मतलब बाहर निकालना, इन 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 साइड इफेक्ट, इन साइड इफेक्ट केस, साइड इफेक्ट के केस में हम जो है इजीली विड्रॉल कर सकते हैं। वोमिटिंग ड्रग्स खाते हैं उसको हम जैसे वोमिटिंग या इमिटिक्स ड्रग बोल सकते हैं, उनको खाने से क्या होता है, फिर से वो दवाई बाहर निकल जाती है, मतलब एक इंसान को हम उल्टी करवा सकते हैं, ये इसका फायदा है। ओके, समझ में आया? ठीक है, ये होता है आपका 6 एडवांटेज, आप और भी ले सकते हो, इतना मुझे अभी तो फिलहाल मुझे इतना याद आ रहा है। ठीक है, अब इसका मैं डिसएडवांटेज बताता हूँ, फिर हमारा क्लास आज का खत्म करेंगे। डिसएडवांटेज होता है स्लो एक्शन, स्लो एक्शन। पहला प्रॉब्लम है कि जो ओरल रूट में हम दवाइयां खाते हैं ना, इनका काम धीरे धीरे होता है, इनका एक्शन धीरे धीरे वो शो करते हैं, स्लो एक्शन। आप एक दवाई खाओगे 4 घंटे बाद उसका असर देखने को मिलेगा, है ना। ओरल रूट में दवाई खाते हो ना तो 4 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 1 घंटे बाद उसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई दवाई को टाइम लगता है ब्लड सर्कुलेशन में जाने के लिए, बट माय पॉइंट, ठीक है। अब इंजेक्शन में लो, सीधा ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा और आपका असर दिखाना स्टार्ट कर देगा, लेकिन आप जब दवाई को ओरल रूट में लेते हो तो वो पहले तो धीरे धीरे करके आपके स्टमक में जाएगा, स्टमक से अगर बच गया, स्टमक के गैस्ट्रिक एसिड से बच गया तो इंटेस्टाइन में जाएगा, इंटेस्टाइन में जो और छोटा छोटा होगा ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा, फिर ब्लड सर्कुलेशन से लीवर में जाएगा, लीवर से फिर से ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा, तो धीरे धीरे ड्रग का ना जो कंसेंट्रेशन है वो खत्म होता जाता है। आपने अगर 500 mg का पैरासीटामोल आपने खाया है तो ओरल रूट में आपने खाया है, तो धीरे धीरे करके वो जो है 200 mg का रह जाएगा, और उसी 200 mg से उसका असर होगा, स्लो एक्शन, स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन या स्लो एक्शन बोल सकते हो। ठीक है, दूसरा है, ये टेक्निकल टर्म है, मैं इसको कल बताऊंगा, इट अफेक्टेड बाय फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, इट इज अफेक्टेड बाय फास्ट पास मेटाबॉलिज्म। इसको हम ना, मैं कल के क्लास में आपको बताऊंगा कि फास्ट पास मेटाबॉलिज्म का क्या होता है। ठीक है, तीसरा चीज है, और एक टर्म ऐसा होता है लो बायो अवेलेबिलिटी, बायो अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, ABAI अवेलेबिलिटी, बायो अवेलेबिलिटी इसका नाम है। अगर मतलब आज ही आप जो है इसको गूगल सर्च करेंगे कि फास्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है, एक बार आप देख लेना, कल के क्लास में मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, ये इसका डिसएडवांटेज है। चौथा डिसएडवांटेज अगर मैं बात करूं तो वो है आपका, ओरल रूट में हम दवाइयों को ऑन कॉन्शियस पेशेंट में नहीं दे सकते, मतलब जो पेशेंट मान लीजिए ऑन कॉन्शियस स्टेट में है, उसका वो खुद के होशो हवास में नहीं है, तो उनको आप जो कर तो दवाई खिलाऊंगा ऐसे थोड़ी ना होगा, वो कर नहीं पाएगा, क्योंकि वो तो अपने होशो हवास में नहीं है ना, तो नॉट सुइटेबल फॉर ऑन कॉन्शियस पेशेंट। अनकॉन्शियस पेशेंट भी हो सकता है क्या, जो पेशेंट बार बार वोमिटिंग कर रहे हैं, मतलब कोई भी चीज खाया वोमिटिंग कर लिया, कोई भी चीज खाया वोमिटिंग कर लिया, तो आप जब ओरल रूट में दवाई खाओगे वो भी तो वोमिटिंग हो जाएगा, उसका असर कहां से आपको देखने को मिलेगा, ये भी एक बहुत बड़ा दिक्कत है ना, तो इसको मैं डिसएडवांटेज के अंदर रख रहा हूं। ठीक है, इसमें और भी लिख सकते हो, ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन होता है, ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण, ये भी स्लो होता है, ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, ये भी है। हाँ, इसके अलावा और भी है कि हमारा जो गैस्ट्रिक एसिड है वो ड्रग को डैमेज करता है, गैस्ट्रिक एसिड डैमेज आवर डैमेज ड्रग, इतना भी लिख लो समझ जाओगे, है ना। तो ये कई सारे चीजें हैं,
ओरल रूट में अगर हम दवाइयां लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। हम जो है ऑन कॉन्शियस पेशेंट को कभी भी नहीं खिला सकते, या जो वोमिटिंग करते हैं पेशेंट उनको भी हम यहाँ पे नहीं खिला, नॉट सुइटेबल फॉर द पेशेंट हु आर ऑन कॉन्शियस एंड दे आर वोमिटिंग। ठीक है, तो ये सारे हैं जो आप ओरल रूट में लिख सकते हो। तो कभी कभी आपको पूछ भी लेगा व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये पहला यूनिट में ना बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इससे सवाल अक्सर पूछ लेता है, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, अगले क्लास में ना बाकी मतलब क्लासिफिकेशंस को हम जो है देखेंगे। ठीक है, हम जो है थोड़ा सा बुकाल को देखेंगे, सबलिंगुअल को देखेंगे, रेक्टल को देखेंगे। ठीक है, हम जो है फिर हम पेरेंटल में जाएंगे, लोकल, टॉपिकल, इनहेलेशन, सभी को वन बाय वन हम जो है डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। तो जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं, हमारे भूषण साइंस पे थर्ड सेमेस्टर का ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुका है। हालांकि बच्चे जो मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो ये हमारा डेमो क्लासेस जो है चल रहा है। ठीक है, ये हमारा